हाँ हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बोर्ड दिख रहा है क्लियरली। नो या सर। और नीचे करने की जरूरत है बताइएगा, जैसा भी होगा। ठीक है। ठीक है यस सर। सर। ठीक। ए, थोड़ा सा कपड़ा भिंगा रहे थे पूछने के लिए। ऑनलाइन बोलिए। क्लास को रेगुलर कर देते हैं ओएस के क्लास को, ताकि सिलेबस यस सर। आपका थोड़ा तेजी से खत्म हो जाए। ठीक है। देखिए अभी तक जो आपको बताया गया था प्रोसेस के बारे में, पिछले क्लास में मैंने बताया था प्रोसेस क्या है। जैसा कि मैंने बताया कोई भी प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। जैसे कोई भी काम जो हम कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कराते हैं, जब तक हम उसको एक्टिव नहीं करते हैं, जब तक हम उसको इन्वोक नहीं करते हैं, तब तक हमारा वो प्रोग्राम कहलाता है। ठीक। मगर जैसे किसी प्रोग्राम को या किसी भी जो हमारा सॉफ्टवेयर पहले से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं या उस पर क्लिक करते हैं, तब उसके ऊपर क्या होती है, कुछ प्रोसेसिंग होती है। तो जब वो एक्टिव प्रोग्राम जब हमारा सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ठीक। अब जब भी कोई प्रोसेस होगा तो क्या होगा, प्रोसेस को मैंने क्या बताया था, इट इज अ पैसिव एंटिटी। पैसिव एंटिटी का मतलब क्या हो गया, कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो अपने स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे मैं सपोज कीजिए ऐसे स्टैचू की तरह खड़ा हूँ, तो मेरा ये क्या है, एक्टिव स्टेट है। मगर जैसे मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने जैसे पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा स्टेट क्या हो रहा है, एक्टिव स्टेट से बदल के पैसिव स्टेट में जा रहा है। तो उसी तरीके से कोई प्रोग्राम सबसे पहले आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका रैम होता है।
ठीक, रैम के अंदर आपका कुछ हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्युपाई कर लेता है और बाकी बचे हुए जो मेमोरी है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस लोड होते हैं। अभी तक मैं ये क्या बोल रहा हूँ, P1 आपका एक प्रोग्राम है, P2 और P3। जब ये प्रोग्राम, अभी ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोसेस है, ठीक है, P1, P2 और P3। और उसके पहले आपके पास क्या होगा, जॉब पूल होगा। जॉब पूल का मतलब क्या हो गया, जहां पे बहुत सारे प्रोग्राम आपके इकट्ठा होंगे अपने काम को परफॉर्म कराने के लिए, मेमोरी में जगह पाने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारा काम है, जैसे प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो अभी मैं इसको प्रोसेस नहीं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ प्रोसेस। जब आपका कोई भी जॉब पूल में स्टोर है, मतलब पूल मतलब क्या हो गया, दिख रहा है ना बोर्ड पे उधर सही से, पूल का मतलब क्या हो गया, मतलब ये काम मुझे परफॉर्म कराना है, ये भी काम परफॉर्म कराना है, ये भी काम परफॉर्म कराना है। तो जब तक हमारा काम परफॉर्म नहीं हो रहा है तब तक के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। मगर जैसे ही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन में आएगा, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हो गया, जैसे ही उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगी तब हमारा वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस होगा। तो आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ ऑक्युपाई होता है, रैम के ऊपर लोड होता है। और रैम के बाद लोड होने के बाद आपका कहाँ जाता है, सीपीयू के पास फर्दर प्रोसेसिंग कराने के लिए। ठीक, तो P1 पहले जाएगा, P1 का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा एंड सो ऑन। अब यहीं पे समझना है एक चीज कि सपोज कीजिए सबसे पहला मैंने नंबर में लगा दिया कि मुझे P1 को कंप्लीट कराना है, फिर P2 को कंप्लीट कराना है और P3 को कंप्लीट कराना है। अब ये जो डिसीजन है यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा, कौन सा प्रोसेस बाद में जाएगा, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया जाए, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग। ये कौन यूज करता है, सीपीयू। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि सीपीयू के पास कौन से प्रोसेस को भेजा जाए पहले, कौन से प्रोसेस को बाद में भेजा जाए, इसका डिसीजन कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके हेल्प से, शेड्यूलर के हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है और मिड टर्म शेड्यूलर क्या होता है या मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है। और शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ क्वेरी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं क्या करूँगा, सबको एक साथ सॉर्ट आउट कर दूंगा। मैं क्या करूँगा कि भाई बारी बारी से आप अपनी क्वेरी को मेरे सामने रखिए। अब जब आप बारी बारी से अपनी क्वेरी को मेरे सामने रखेंगे तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा कि भाई चलिए रोल नंबर से अपने अपने क्वेरी को रखिए, या फिर मैं बोलूँगा अल्फाबेटिकली अपनी क्वेरी को रखिए। ठीक है, तो ये तरीका, ये अप्रोच मैं लगाऊंगा। ठीक, तो उसी तरीके से सीपीयू भी क्या अप्रोच फॉलो करता है, शेड्यूलिंग अप्रोच, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वो लगाएगा, FCFS। FCFS का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले क्रिएट होगा, जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले सीपीयू मिलेगा। या फिर हो सकता है कि वो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग लगा दे। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि अगर ये 3 प्रोसेस में से ये वाला काम, P3 वाला काम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैं इस काम को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। इट मीन्स कि P3 का एग्जीक्यूशन पहले होगा इन कंपैरिजन टू P1 एंड P2। ठीक है, तो ये कौन सा शेड्यूलिंग मैकेनिज्म लगा के प्रोसेस सीपीयू के पास भेजा जाएगा, ये किसका डिसीजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और वो किसके मदद से ये सारा
अप्रोच फॉलो करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक यूज करके, और इसमें सीपीयू शेड्यूलर्स यूज होते हैं जिसका काम है प्रोसेस को शेड्यूल करना सीपीयू के पास। ठीक है, आगे चल के इस पे ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। न्यूमेरिकल्स देखने के बाद हम देखेंगे कि वहां पर आपका क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है। आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा कि भाई ये 4 प्रोसेस एंटर हुए हैं और इसको क्या आपका वेटिंग टाइम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे आपके आएंगे। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग ऐसा शेड्यूलिंग है जैसे कि बीच में अपने काम को छोड़ के मैं दूसरे प्रोसेस को क्या करता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक, वैसे शेड्यूलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। जैसे शेड्यूलिंग भी 2 तरह का होता है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, दिख रहा है ना? बोलिएगा। यस सर। अगर फास्ट होगा वो भी बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा वो भी बोलिएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। कोई अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आप में से कोई। चलिए ठीक, अब यहाँ पर देखिए शेड्यूलिंग का मतलब क्या हो गया, इस प्रोसेस को मुझे सीपीयू के पास शेड्यूल करना है ताकि किसी भी प्रोसेस का यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन हो सके। अब बात आती है कि शेड्यूलिंग जो मैंने बताया 2 तरह का शेड्यूलिंग होता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होने के बाद लगेगा कि दूसरे प्रोसेस को चांस देना चाहिए, तो वो अपना काम रोक देगा और दूसरे प्रोसेस को चांस देगा कि भाई आप अपने काम को परफॉर्म कर लीजिए। तो जब इस तरीके का काम इम्प्लीमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक, जैसे प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया कि दूसरे प्रोसेस को चांस देना ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन करा सके। जैसे सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, ठीक, और मैंने अपने माइंड के अंदर कौन सा नेचर फॉलो कर रखा है, प्रिमिटिव नेचर। तो प्रिमिटिव नेचर क्या बोलता है, दूसरे को चांस देना है। ठीक, तो अगर सपोज कीजिए मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, इन बिटवीन आपके प्रिंसिपल सर आ जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपना कंट्रोल आप पे से हटा के प्रिंसिपल सर का कंट्रोल आप पे दे दूंगा। ठीक, तो ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रिमिटिव नेचर का हूँ। प्रिमिटिव नेचर का मतलब क्या हो गया, मेरे अंदर इस तरह का नेचर डाला गया है, इस तरह की चीजें बताई गई हैं कि भाई जब आप भी आप क्लास लेते रहेंगे, अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो आपको प्रेफरेंस देना है। अगर यही मैं नॉन प्रिमिटिव नेचर लेके बैठा होता, कौन सा नेचर, नॉन प्रिमिटिव, तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता, एक बार मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया तो कोई भी बीच में आ जाए डिस्टर्ब करने के लिए क्लास में, चाहे उपेंद्र जी आ जाए कोई नोटिस लेके, चाहे प्रिंसिपल सर आ जाए आपको कुछ कन्वे करने के लिए, या कोई भी अदर फैकल्टीज आ जाए, तब तक बीच में मैं अपने क्लास को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा जब तक पूरा का पूरा क्लास आपका कंप्लीट ना हो जाए। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब यही कॉन्सेप्ट को आपको कहाँ लगा देना है, प्रोसेस के अंदर। ठीक, अगर कोई प्रोसेस प्रिमिटिव नेचर का है, तो अगर सपोज कीजिए P1 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा होगा सीपीयू के पास, और कोई दूसरा प्रोसेस इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला आ जाता है, तो P1 अपना काम रोक के किसको चांस दे देगा, P2 को। तो ये कब देगा, जब हम लोग प्रिमिटिव शेड्यूलिंग को फॉलो करते रहेंगे तब। अगर यही वो नॉन प्रिमिटिव नेचर लेके बैठता तो हम लोग क्या करते, जब तक P1 का काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक P2 को एंटर नहीं करना है। जैसे FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो क्या बोलता है, जो पहले आएगा मेरे पास उसको मैं सर्विस दूंगा। जैसा कि आप कहाँ पे देखते हैं, सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर पे, जो टिकट काउंटर पे पहले लगता है उसी को पहले टिकट दी जाती है, ऐसा नहीं होता है कि कोई पीछे वाले को दे दी जाती है। तो वो क्या है आपका, इस तरह का शेड्यूलिंग है आपका नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा था
हाँ, यहीं पे एक केस देख लीजिए। जैसे आगे चल के मैं अभी क्या बताने वाला हूँ आपको, प्रोसेस का लाइफ साइकिल। तो जैसा मैंने बताया कि कोई भी प्रोसेस आपका होगा, क्रिएट होगा, तो उसका क्या होगा, कुछ लाइफ साइकिल होगा। कब प्रोसेस क्रिएट होगा, ठीक है, कब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कब प्रोसेस बीच में रुकेगा, तो फिर कब उसको स्टार्ट होना है। तो 5 लाइफ साइकिल हैं प्रोसेस के, वो आपको मुझे आज बताना था। तो होता क्या है, इसको समझने से पहले ये समझिए कि अब अगर अभी शेड्यूलिंग वगैरह सब भूल जाइए, सिंपल आपका है 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3, इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पर होना है। ठीक, अब P1 आपका हैप्पी प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एग्जीक्यूट होते होते P1 को लगा कि मुझे कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कराने का मतलब क्या हो गया, P1 को लगा कि इसको कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। तो वो किसको ढूंढेगा, ये सपोज कीजिए मैंने क्या बना दिया, कीबोर्ड। ठीक, अब जब इनपुट आउटपुट का काम होगा तो उस समय क्या प्रोसेसर का कोई रोल होगा, नहीं। वहां पर कौन बिजी होगा, आपका कीबोर्ड। इट मीन्स कि P1 का कंट्रोल यहां से किसके पास चला जाएगा, कीबोर्ड के पास। तो जब आपका P1 का कंट्रोल कीबोर्ड के पास चला जाएगा, तब यहां पर CPU आपका क्या होगा, आइडल हो जाएगा। आइडल मतलब खाली बैठा रहेगा। तो जब CPU खाली बैठा रहेगा तो क्या मैं CPU का बेस्ट यूटिलाइजेशन ले पा रहा हूं, क्या मैं CPU का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूं। इस केस में मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों, क्योंकि CPU आपका खाली बैठा हुआ है। CPU का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कब ले पाते, जब एनी टाइम CPU मेरा बिजी रहता, किसी न किसी काम को परफॉर्म कर रहा होता। अगर आपको ये चीज अब नहीं समझ में आ रहा है फिर से, तो मैं फिर से एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपके क्लास में एंटर किया, आई एम योर प्रोसेसर, मैं प्रोसेसर हूँ। ठीक, मेरा काम क्या है, आपको सर्विस देना। तो 1 घंटे के लिए अगर मुझे भेजा जा रहा है आपके क्लास में, तो आप क्या चाहेंगे कि 1 घंटे फुल यूटिलाइजेशन हो मेरा। अब मैं क्लास में एंटर किया, आप में से कुछ लोग 50% लोग कहाँ चले गए, लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में चले गए कि सर इसी टाइम में मैडम ने मुझे बुलाया है बुक इशू कराने के लिए। तो आप वहां पे चले गए 50% स्टूडेंट। तो क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँगा जब तक 50% स्टूडेंट वापस ना आ जाए। ठीक है, तो उस समय अगर आपको लौटने में 20 मिनट का समय लगा, तो 20 मिनट तक मैं क्या रहा, वेट करता रहा, मैं आइडल स्टेट में रहा। मगर यहाँ पर अगर ऐसा कोई सिस्टम होता कि उस 20 मिनट में मुझे दूसरे जगह भेज दिया जाता और जो लोग मेरे लिए वेट कर रहे हो रहे होते, तो उनको मैं उस 20 मिनट की सर्विस दे देता, तो क्या हो जाता, मेरा बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाता कॉलेज के लिए। ठीक है, जैसे कॉलेज की जो डायरेक्टर हैं, अगर वो हमें पे कर रही हैं, तो हम लोग उनके लिए रिसोर्स हैं, तो वो चाहेंगे ना कि हम किसी भी फैकल्टी का बेस्ट यूटिलाइजेशन लें। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक, तो अगर मैं 20 मिनट अगर आपके क्लास में आके वेट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, मेरा तो 20 मिनट का यूटिलाइजेशन नहीं ले पाएंगे आपकी डायरेक्टर। क्यों, क्योंकि आप लोग कहाँ चले गए, लाइब्रेरी में काम करने के लिए। तो उसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर का जब यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए मशीन का, और बेस्ट किसी भी काम को अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाए। तो इसीलिए बहुत ये सब कॉन्सेप्ट आपका आया शेड्यूलिंग का। ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस समय किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर P1 चला गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, तो P2 एंटर नहीं करेगा। ठीक है, P2 एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा टेक्निक लग रहा है, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट मीन कि जब तक पहले वाले प्रोसेस का काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक दूसरा प्रोसेस एंटर नहीं कर सकता है सिस्टम में। ठीक,
तो ये सब सारी चीजें आपको समझनी होगी। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि भाई FCFS सिस्टम अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी काम को परफॉर्म कराने के लिए, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा, उसका एडवांटेज क्या होगा। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इतने तक में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर फीफो बीसी को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, और लिफो अलग होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं पार्टी फंक्शन में, जब आप प्लेट उठाते हैं तो जो प्लेट सबसे लास्ट में रखा जाता है वो प्लेट आपका सबसे पहले उठता है, इसीलिए उसको बोलते हैं लास्ट इन। मतलब सबसे प्लेट क्या हो गया, यहाँ अगर आप प्लेट रख रहे हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो क्या हो रहा है, जो सबसे लास्ट में आप रख रहे हैं वो सबसे पहले आउट होता है। यस सर। ठीक है, तो जब आप डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज आएगा, फीफो लिफो वगैरह ये सब सारी चीजें। मगर उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। ठीक है, बुक्स वगैरह जो है ऐसा BCA के लिए बोल के नहीं है, जो भी बुक्स है आपकी MCA लेवल की बुक है, आपको उसमें से जितना सिलेबस आपका है उतना आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा, और उसी को अगर अच्छे ढंग से अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो ये काफी होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ मैं अभी क्या बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ, एक आपके लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि आप चीजें को आगे से अच्छे ढंग से समझ सकें, और एक आपको रोड मैप तैयार कर रहा हूँ ताकि किस किस पॉइंट व्यू से, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजों को सोचना है और आंकना है। ठीक, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं P1 को पहले यहाँ पे दे रहा हूँ, और तब तक P2 एंटर नहीं कर पा रहा है, जब तक P1 का काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, P1 कहाँ चला गया, कीबोर्ड के पास इनपुट और आउटपुट कराने के लिए, या इनपुटिंग लेगा तो वो कीबोर्ड को बिजी किए हुए है, या प्रिंट कराएगा तो वो प्रिंटर को बिजी किए हुए है। उसमें तो CPU का कोई रोल नहीं है, तो CPU आपका खाली बैठा हुआ है। तो जब CPU खाली बैठा रहेगा तो क्या होगा, CPU का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज आपको सोचना है और उसी ढंग से इसको समझना है। ठीक, कि कौन सा काम हम कैसे कर रहे हैं तो किसके लिए क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको तो ले लीजिए समझने के लिए। हो गया सर। चलिए अब प्रोसेस के स्टेट्स क्या होते हैं, प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या है आपका, न्यू, रेडी, रनिंग, सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड। ठीक है, सस्पेंडेड को ब्लॉक्ड भी लिखते हैं, टर्मिनेटेड को हाल्टेड भी बोलते हैं, सस्पेंडेड को हम लोग टर्मिनेटेड को हॉल्टेड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहला जो आपका न्यू होगा, न्यू का मतलब क्या हो गया, व्हेन एनी प्रोसेस इज क्रिएटेड देन it is said to be in new state। ठीक,
जब भी कोई प्रोसेस आपका क्रिएट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू स्टेट। न्यू का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस का क्रिएट होना। दूसरा है आपका रेडी स्टेट। about to open. When any process is about to begin its execution, then it is said to be in ready state। दिख रहा है या इंक डालना होगा? दिख रहा है सर। फिर भी मैं डाल हाँ भाई, कितना लोग जो बाहर में है जा रहे हैं। सब देखिए कैसे दिमाग आ गया। सबसे पहले तीसरा है आपका रनिंग। रनिंग स्टेट में क्या हो जाएगा? When any process is under the control of CPU for execution, then it is said to be in रनिंग स्टेट। फॉक्स प्रो का प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप लोग? हेलो Yes, sir. हेलो, फॉक्स प्रो का प्रैक्टिकल कर रहे हैं? Yes, sir. इंस्टॉल्ड है? Yes, sir. अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके भेज दिए हैं कोई? Yes, sir. भेज देते। हाँ भेज दीजिए। चलिए देखिए, सस्पेंडेड और ब्लॉक्ड स्टेट क्या है? When any process दिख रहा है? यस सर। मैंने लिखा है when any process, Yes, sir. मैं और नजदीक कर देता हूँ। When any process goes for
एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक, कोई भी प्रोसेस अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चला जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया भी था, ठीक, या कोई बाधा आ जाती है, जैसे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और पता चला प्रिंटर ही काम नहीं कर रहा है, तो क्या करना होगा, जब तक प्रिंटर रेडी नहीं हो जाता है काम करने के लिए तब तक उस प्रोसेस को वेट करना होगा। आप देखते भी होंगे ऐसा कि आप प्रिंट कमांड दे देते हैं और प्रिंटर का प्लग आप लगाया ही नहीं आपने, तो वो क्या होता है, प्रिंट पे जाके वेट कर रहा होता है कब तक, जब तक वो पावर प्लग आप उसका जो यूएसबी केबल है प्रिंटर का, जब तक आप उसको सीपीयू से अटैच ना कर दें। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो प्रोसेस वेट कर रहा होगा जब तक आप चीजों को सही ढंग से ऑपरेटिव ना कर लें। तो वैसे स्टेट में वो प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, सस्पेंडेड स्टेट में या ब्लॉक्ड स्टेट में। व्हेन एनी प्रोसेस गोज फॉर एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और इज इंटरप्टेड बाय एनी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब क्या हो गया, बाधा, देन इट इज सेड टू बी इन सस्पेंडेड स्टेट। टर्मिनेटेड क्या है, व्हेन एनी प्रोसेस completes its uniform execution, then it is said to be in terminated state। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस अपना यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन खत्म कर लेता है, ठीक है, अपना काम परफॉर्म कर लेता है, तब हम उसको टर्मिनेटेड स्टेट में बोलते हैं। इसके लिए आपका एक डायग्राम भी बनाया जाता है सिंपल सा, जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू बनाएंगे, न्यू के बाद क्या करेंगे, रेडी बनाएंगे, और रेडी के बाद क्या बनाएंगे, टर्मिनेटेड। यहाँ पर आपका होगा रनिंग, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, दिख रहा है या बहुत छोटा हो गया, दिख रहा सर। सस्पेंडेड के बाद आपस में बोल सकते हैं। सर रैम में जब प्रोसेस आएगा तो वो किस स्टेट में रहेगा? एक एक मिनट रुक जाइए। देखिए ये जो है ना, आप इस तरह से कर दीजिएगा, चलिए इसका अप्रोप्रिएट डायग्राम मैं अभी आपको भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए होता क्या है, यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि सबसे पहले आपका क्या होगा, न्यू तो होगा ही, न्यू के बाद वो कहाँ जाएगा, रेडी में, रेडी के बाद कहाँ जाएगा वो, रनिंग में, और रनिंग के बाद कहाँ जाएगा, टर्मिनेटेड में।
ठीक, अगर कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ, रेडी हुआ, रनिंग हुआ और टर्मिनेट हो गया। ठीक, अगर कोई प्रोसेस रनिंग हो रहा है, रनिंग होते होते वो कहाँ चला जाएगा, कोई बाधा आ गई तो सस्पेंडेड में, मगर सस्पेंडेड के बाद फिर से वापस उसको कहाँ आना होगा, रेडी में आना होगा। ठीक, फिर वो रनिंग में आएगा। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस सस्पेंड हो गया है, सस्पेंड होने के बाद फिर से वो कहाँ आएगा, फिर से रेडी होगा, रेडी होने के बाद फिर से रनिंग होगा। तो एक एप्रोप्रिएट डायग्राम सिंपल सा है, उसका मैं अभी स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा और ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ अब पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सब एक सीपीयू किसी प्रोसेस को रन कर रहा है और बाकी सब रैम में, तो रैम में वाला रेडी पे रहेगा क्या? जो रैम में जो आपके जो प्रोसेस रहेंगे, हाँ वो बिल्कुल आपका रेडी स्टेट कहलाएगा, मतलब वो अबाउट टू बिगिन है, जैसे ही उसको चांस मिलेगा सीपीयू का तब वो चला जाएगा, तो वो आपका जो भी आपके रैम में है वो आपके रेडी स्टेट में कहलाएंगे। ठीक, जब भी उसको सीपीयू मिल जाएगा तब वो आपका क्या होगा, रनिंग स्टेट। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि द प्रोसेसेज विच आर वेटिंग इन द रैम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन आर सेट टू बी इन रेडी स्टेट। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। अब बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जैसा मैंने बोला भी था। हेलो, यस सर। आपके थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे, उन लोग का एग्जाम ऑनलाइन मैंने लिया है ना, उसीलिए पूछ रहे थे। आप लोग का भी एक क्विज टाइप का ऑनलाइन मैं ले लूंगा, एक लिंक दूंगा, उस पर आपको एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे, वो आपको करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक, जो बताया गया है इसको आप कर लीजिए। थैंक यू। ठीक।